चाल मेरा बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? हाउ यू गाइस? सो आज तो भाई थोड़ा लेट नाइट हो गया। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा लेट नाइट हो गया। थोड़ा सा काम ज्यादा है तो अभी बस वो फिनिशिंग पॉइंट पर ही है, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है फिर हम हैं और आप हैं और ये केमिस्ट्री है और नीट 2021 है। मतलब मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें क्या करते हैं ना, गाना सुना होगा आप लोगों ने। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ भैया, मैं और आप फ्री होने के बाद अक्सर केमिस्ट्री की बातें किया करेंगे। हाउ यू गाइस? व्हाट्स अप? क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? व्हाट्स अप बिंदास? क्या हाल चाल? अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आज क्या करने वाले हैं? नीट 2021 के लिए सेल्फ स्टडी कैसे करें भैया? सेल्फ स्टडी का तरीका क्या हो सकता है? क्या सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है? सेल्फ स्टडी क्यों करें? इन सब चीजों के जवाब मैं आपको दूंगा, और कैसे करनी है सेल्फ स्टडी इसके बारे में बताऊंगा। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। थोड़ा मैं आज लेट हो गया, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए, बट थोड़ा काम ही ऐसा चल रहा है, क्या बताऊं। बट थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नीट 2021 के लिए सेल्फ स्टडी करने का सही तरीका क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। मेरा नाम है अरविंद अरोरा और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े नीट चैनल वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे, और वेदांतु के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे। हाउ आर यू बच्चा पार्टी? क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? इज एवरीथिंग फाइन? क्या आप सही हो, सब मजे में? तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हमारा मोटो क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखो, आज का हमारा मोटो है सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी को प्रमोट करना, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, और ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो पहला तो सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो उसके लिए मैं आप लोगों को दो शख्सियतों से मिलवाने वाला हूं। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, लाइव नहीं मिलवाने वाला, बट उनके बारे में बताऊंगा जिन जो खुद कहते हैं अपने इंटरव्यूज में कि भैया सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। नंबर टू, फिर सेल्फ स्टडी करे कैसे, सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है, टॉपर सेल्फ स्टडी कैसे करता है, तो वो मैं टिप्स आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप अपनी सेल्फ स्टडी की स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। तो दोनों में से आपको ये जो सेशन है बहुत काम आने वाला है। ये किन को देखना चाहिए? 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनको, 2022 में भी जो एग्जाम देने वाले हैं उनको भी, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो 21 वालों को भी करनी है, 22 वालों को भी करनी है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से शुरू करते हैं। आधे घंटे में, अगले आधे घंटे में आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने का सही तरीका पता लग जाएगा। ये है लेट नाइट सेशन बाय वन एंड ओनली ए स्क्वायर, है ना? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेट नाइट सेशन है ये। तो चलिए, जितनी भी स्लाइड्स और कॉन्सेप्ट प्रिपेयर किया है वो गौतम भारद्वाज ने किया है। सो थैंक यू सो गौतम भारद्वाज। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ये अपनी फैमिली, अपना परिवार है और 1.6 मिलियन तक जाने वाला है, और इसको 2 मिलियन तक हमें लेके जाना है। सो चलिए फटाफट से बच्चा लोग तैयारी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि अपनी फैमिली और अपना ही परिवार है और इसे आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? इसके अलावा वेदांतु के पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 और 2022 के बैचेस की थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जिससे बाकी बच्चे भी इतने में आ जाएंगे। सो गाइस, आप इसके लिए, अगर आप 2021 और 22 में, अगर आपको लगता है कि YouTube पे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन और आप वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या लेना है? वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन लेना है। 5,000 से ज्यादा लाइव आर की क्लासेस होंगी, 20 से ज्यादा टीचर्स होंगे जिनको 5 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस, हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन, आपकी कमजोरियों पर काम किया जाएगा और उसे इंप्रूव करवाया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। वेदांतु के उस लिंक पे आप जाइए और अपना कूपन कोड लगाइए। कूपन कोड है ए प्रो मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें अगर आप मंथली फीस देखोगे सो दैट इज वेरी लो। 5200 रुपए पर मंथ की मंथली फीस है, मात्र 6 महीनों के हिसाब से। सो इसके लिए 20% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये कूपन कोड है जिसको आपको यूज करना है ए प्रो, और उसके बाद आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मंथन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि ये ऑसम फैकल्टीज ले रही हैं, तो भी आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये ड्रॉपर्स और 11th-12th के बच्चों के लिए है। अगेन कूपन कोड वही है ए प्रो, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिल सकता है, तो प्लीज आप उसे ज्वाइन जरूर करिएगा। आज के सेशंस की डिटेल है। आज मैं
ये सेशन तो हो चुका है, ये अपन ले रहे हैं अभी, ये आज नहीं हो पाया बट ये हम कल करेंगे, आज काफी लेट हो गया है। तो चलिए सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं नीट 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ स्टडी का सही तरीका क्या हो सकता है। तो पहले तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ये मानते हैं कि भैया सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है? चैट में लिखो यस और नो। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन नहीं हो सकता? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, देखिए कितने लोग लिखते हैं। सेल्फ स्टडी किस किस को इंपॉर्टेंट लगती है? थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच टुडे। अच्छा आज किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, हैप्पी बर्थडे। सो आप जिस जिसको लगता है कि वाकई में सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन इन चैट सेक्शन यस सर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों ने लिख ही दिया है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना कई लोग अगर ये सोचें कि भाई चलो मैं पूरे दिन क्लास लेता रहूंगा, टीचर से पढ़ते रहूंगा, हो गया मेरा काम। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनने वाला। बहुत सिंपल है ना? सो इन दैट केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको प्रूव कैसे करें कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है? मैं आप लोगों को दो लोगों से मिलवाता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सेल्फ स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर आपको नीट में रैंक बनाना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों को नीट में रैंक बनाना है, ऑल इंडिया रैंक मैं बात कर रहा हूं, टॉप 100 में आना है, टॉप 1000 में आना है, टॉप 500 में आना है, तो बिना सेल्फ स्टडी के पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं किसी कोचिंग सेंटर को पैसा दे दूंगा और पैसा देने के बाद मेरा सिलेक्शन पक्का है, तो इस पूरे इंडिया में कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है जो आपके पैसे ले ले और आपको लिख के दे दे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि सिलेक्शन कौन करवाता है? सिलेक्शन बेटा आप खुद करवाते हो। सिलेक्शन की गारंटी कौन है? आप खुद। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन तभी पॉसिबल है जब आप लोग कमिटेड होगे टुवर्ड्स योर स्टडीज, और उसके लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि एक बार बच्चों को बताएं कि सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। अब इसके मैं आपको जवाब देता हूं कि ये और किस किस ने प्रूव किया है कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लीजिए, मैं आप लोगों को, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं आपको किसी से मिलवाऊंगा, ठीक है, तो मैं चलो मिलवाता हूं नलिन खंडेलवाल से। तो नलिन खंडेलवाल को आप जानते हो? नलिन खंडेलवाल को कौन कौन जानता है? जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं। नलिन खंडेलवाल ऑल इंडिया रैंक 1 थी नीट 2019 में। 2019 ऑल इंडिया रैंक 1 था। इनफैक्ट आई थिंक ये एम्स में भी इसने सेकंड रैंक बनाया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट मे बी ऐसा हो सकता है, मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है। बट ये तो कंफर्म है कि नीट 2019 में इसने ऑल इंडिया रैंक 1 बनाया था। अब ये लड़का जिसका नाम है नलिन खंडेलवाल, जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 बनाया था नीट 2019 में, उसके एक इंटरव्यू में उससे सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था? हाउ मच टाइम डिड यू डिवोट टू सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग। सवाल पूछा गया था कि भाई तुम कितना समय सेल्फ स्टडी में देते हो और कितना कोचिंग में देते हो, और उसमें से ज्यादा फायदा तुम्हें किस में होता है? तो उसने जवाब क्या दिया था? नलिन खंडेलवाल ने कहा था, आई यूज टू सेल्फ स्टडी फॉर 8 आवर्स। वो 24 घंटे में से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करता था आफ्टर माई कोचिंग, and at the same time I ensured that I got my 7 hour of sleep as well। मतलब कोचिंग भी कर रहा है, 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहा है और 7 घंटे सो रहा है। कोचिंग यूज टू टेक प्लेस 5 days a week and there I used to spend 4 to 5 hours। मतलब अब समझिए, वो कोचिंग करता था जिसमें 4 से 5 घंटे लगते थे, 7 घंटे वो सोता था, 7 और 5 12 हो गए, 12 के बाद 8 घंटे वो सेल्फ स्टडी करता था, 20 हो गए, और फिर भी बचे 4 घंटे जिसमें आप चाहो कुछ भी कर लो। कई लोगों को लगता है कि 24 ही तो घंटे हैं, क्या उखाड़ लेंगे हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, 24 घंटे सबके पास होते हैं। इनफैक्ट जब जापान में भूकंप आया था तो अर्थ की रोटेशन तो बढ़ गई, तो अब तो एक्चुअली आपके पास 24 घंटे पूरे भी नहीं है ना, 3 माइक्रो सेकेंड 24 घंटों में और कम है। आपको पता होना चाहिए कि जब भूकंप आया था तो अर्थ की रोटेशन जो है फास्ट हो गई थी, जिससे अब 24 घंटे का दिन नहीं है, 24 घंटे से थोड़ा कम है। खैर, हर एक सेकंड जिसके लिए मायने रखता है उसके लिए वो चीज भी मायने रखती है। बट ये लड़का नलिन खंडेलवाल, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे इसके पास भी थे। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसके पास थे और इसने कैसे यूटिलाइज किया? 8 घंटे का सेल्फ स्टडी, 4 घंटे का कोचिंग, 7 घंटे का नींद, फिर 4-5 घंटे बच जाते थे, उसमें वो बाकी काम किया करता था। तो आपको ये नलिन खंडेलवाल साफ साफ कह रहा है अपनी कोचिंग, अपनी अपनी जो स्टेटमेंट है कि कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी 8 घंटे। अब आप देखो कि कोचिंग भी इतने टाइम नहीं कर रहा, सो भी इतने टाइम नहीं रहा जितनी वो सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो इसका मतलब सेल्फ स्टडी आपके सिलेक्शन में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, जब नलिन खंडेलवाल ये खुद बात बोल रहा है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही। तो नलिन खंडेलवाल के लिए एक यार एक बार कांग्रेचुलेशन हो जाए, तालियां हो जाए, इस लड़के ने रैंक 1 बनाया था, आज फिर से साल भर बाद इसको याद कर रहे हैं अपन, 1.5 साल बाद। ठीक है, नलिन खंडेलवाल के अलावा कौन है? कल्पना कुमारी। कल्पना कुमारी ऑल इंडिया रैंक 1, किसमें? नीट 2018 में। नीट 2018 में कल्पना कुमारी ने ऑल इंडिया रैंक 1 बनाया था। अब इससे भी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, हाउ मच टाइम डिड यू डिवोट फॉर सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग? तो कल्पना कुमारी ने आंसर दिया था, सेल्फ स्टडी हेल्प्ड मोर देन कोचिंग। जरा देखिए कल्पना कुमारी ने क्या लिखा। कल्पना कुमारी ये कहती है अपने इंटरव्यू में कि सेल्फ स्टडी कोचिंग से ज्यादा हेल्प करती है, कोचिंग इतनी हेल्प नहीं करती जितनी सेल्फ स्टडी हेल्प करती है। And I spent for 12 to 13 hour every day. Oh my God, 12 से 13 घंटे एवरी डे सेल्फ स्टडी में कल्पना कुमारी ने दिए। तो आप सोचो, जो इतना सेल्फ स्टडी में समय दे रहा है कोई, तो डेफिनेटली यार आप खुद सोचो वो डिजर्व करता है। 12 से 13 घंटे की कल्पना कुमारी की सेल्फ स्टडी थी। एंड डिड नॉट अटेंड सेपरेट कोचिंग मच। उसने कहा कि सेपरेट कोचिंग को उसने ज्यादा अटेंड नहीं किया, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दिया। तो ये उसकी स्टेटमेंट है कल्पना कुमारी की। ठीक है, भली देखो कोचिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है गाइडेंस के लिए, लेकिन ये दोनों बच्चे ये प्रूव कर रहे हैं कि कोचिंग की डिपेंडेंसी नहीं है इतनी जितनी सेल्फ स्टडी की है। नलिन खंडेलवाल 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था, मात्र 4 घंटे कोचिंग में स्पेंड करता था। कल्पना कुमारी 12 से 13 घंटे सेल्फ स्टडी में डिवोट कर रही है, और एक्चुअली ये खुद कहती है कि कोचिंग से ज्यादा सेल्फ स्टडी मायने रखती है। और उसने खुद ने कहा अपने इंटरव्यू में कि कोचिंग में मैंने इतना समय नहीं बिताया। तो आप समझ लीजिए कि एक बात तो तय है कि सेल्फ स्टडी से आप चाहो तो आप रैंक बना सकते हो, बट सेल्फ स्टडी 3-4 घंटे की नहीं, कम से कम 7-8 घंटे की हो। और कल्पना कुमारी जैसी रैंक बनानी है तो आपको कम से कम 12 घंटे का सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा एवरी डे। भैया तपोगे तभी तो सोना बन के बाहर निकलोगे। समझ में आ रहा है? ऐसे इतना आसान होता तो बच्चा बच्चा आज नीट में रैंक बना रहा होता। समझ में आ रहा है? तो तपना तो पड़ेगा। जैसे कल्पना ने अपने आप को तपाया, 12-12 13-13 घंटे पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करना अपने घर पे रह के आसान नहीं होता। तो चलो, तो अभी दो लोगों ने प्रूव कर दिया, नलिन खंडेलवाल ने प्रूव कर दिया, कल्पना कुमारी ने प्रूव कर दिया, और आपने मेरे से प्रूफ मांगे थे तो मैंने आपको प्रूफ दे दिए। तो चलो अब अपन आगे चलते हैं। सवाल ये है, चलो मैं आपको एक और बात बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, फिर नलिन, मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया नलिन खंडेलवाल के थ्रू और अपनी कल्पना कुमारी के थ्रू। एक और बात, कल या परसों मैंने एक ना पूरे वीक का स्ट्रेटेजी बनाने वाला वीडियो किया था, जिसमें मैंने आपको सेल्फ स्टडी के आपके आर बताए थे। 10 घंटे की मैंने आपको सेल्फ स्टडी बताई थी कैसे कैसे करनी है, आपको पता है। लेकिन हालांकि उसमें मैंने क्लासेस का टाइमिंग भी लिख दिया था। तो ओवरऑल ये सेल्फ स्टडी का ही टाइम है, क्लासेस, नोट्स, क्वेश्चन, रिवीजन, ये आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, जो कि हर दिन 10 घंटा कम से कम इसमें आपको डिवोट करना होता है। इसके बाद भी आपके पास बफर में 3 घंटे बच गए थे, अदर एक्टिविटीज वगैरह नहीं करो तो आप टाइम और ज्यादा बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये तरीका है जिसके थ्रू आप लोग सेल्फ स्टडी, और मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था। और अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा तो होगा ही। ठीक है, अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या स्टेप है, सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर कैसे करते हैं सेल्फ स्टडी। तो देखो, सेल्फ स्टडी करने के तरीके हमने ढूंढे, और तरीके ढूंढने के बाद आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सेल्फ स्टडी करते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता शायद सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है इफेक्टिवली, जिससे देखो आती सबको है। सेल्फ स्टडी का मतलब है बुक लेके बैठ जाओ, नहीं। इफेक्टिव सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करो जिससे आप ना चैप्टर्स को जल्दी खत्म करो, अपने कोर्स को जल्दी खत्म करो, और आप एमसीक्यूज भी कर सको। तो क्या तरीके हैं उसके, क्या स्टेप्स हैं, तो मैं आपको समझाता हूं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना होता है सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी का मतलब है आप अपनी फर्स्ट थ्योरी को कवर कर लो, अटेंशन दो रीडिंग को।
जैसे बायो के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो भी पूछो मत, लेकिन ऐसे नहीं लेट के बैठे हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो उसका तरीका क्या होगा? जो आपने कोचिंग में चैप्टर पढ़ लिया, जो आपने खत्म कर लिया, या जो आपको पहले से आता है, उसकी पहले रीडिंग लगा लो, एक बार बैठ के रीड करो उसको, हाइलाइटर लो पेन से, आराम से चेयर पे बैठना, ऐसे लेट के मत बैठना। ये तो कोई लग रही है जैसे नोवेल पढ़ रही हो या कोई ऐसी वैसी बुक पढ़ रही हो, पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अपने नीट के एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आपको पहले थ्योरी कवर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी थ्योरी कवर करो, जो आपने पढ़ ली उसको एक बार रीड आउट करो अच्छे से, समझ में आता है? तो सेल्फ स्टडी का पहला जो स्टेप होता है वो अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना होता है। तो बैठ के थ्योरी को कंप्लीट करो, हाइलाइटर लो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हें हाईलाइट करते जाओ। बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट फिजिक्स में भी काम आता है। जब आप लोग चैप्टर वाइज जाओगे फिजिक्स में तो आपको फॉर्मूले मिलेंगे, तो आप उनको अंडरलाइन करते जाओ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स के टोटल जो 45 क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकली होते हैं, सॉरी न्यूमेरिकली होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल भी मिलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी मिलते हैं। तो इन दैट केस आपको रीडिंग जो है आपके बुक की वो बहुत काम आती है। तो सबसे पहले तो अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद आपको क्या करना है? नोट टेकिंग। अब ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों ने रीड कर ली है कि भैया ये है बुक, मैंने अच्छे से रीड किया, और जहां पर मैंने हाइलाइटर लगाए, अब उन पॉइंट्स को मैं अपनी जो नोटबुक है जिसमें मैं सेल्फ नोट बनाता हूं, उसमें मैं क्या करूंगा? नोट डाउन करूंगा। मैं हर चीज नोट डाउन नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जो हाईलाइट की है, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने कम से कम 15 लाइनें हाईलाइट करी हैं। उन 15 लाइनों में क्या हो सकता है? उन 15 लाइनों में किसी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, कोई डेफिनेशन हो सकती है, या फिर कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। अब वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। एग्जाम में आ सकती है तो मैं उसके सेल्फ नोट बनाऊंगा, बैठ के उसको लिखूंगा। बायो में तो आपको बहुत काम आएगी, जैसे डायग्राम है, डायग्राम के जो आप लोग डायग्राम में जो नेमिंग करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अपने एक सेल्फ नोट बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो स्टडी करी, उसके जस्ट बाद मैंने अपने एक नोट बनाए। नोट्स के अंदर मैंने आप जो हाईलाइट किए थे पॉइंट पूरे चैप्टर में, उनको लिखा, सिलसिलेवार लिखा। चाहे अब नोटबुक में कितना भी स्पेस लगे, जो मैंने हाईलाइट किया उसको मैं प्रॉपरली लिखूंगा। समझ में आ गया? ये काम करना है। अच्छा, और एक और बात, हाईलाइट और नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट एज यू रीड। यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से पढ़े उनको अच्छे से नोट डाउन करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात बताऊं आपको, आप किसी से ना नोट्स कॉपी करा लो, फोटो कॉपी ले लो, और एक खुद से आप जो नोट्स बना रहे हो उसका कोई मुकाबला नहीं होता। आप जो खुद से अपनी हैंडराइटिंग से नोट बनाते हो ना, एट दी एंड वही आपको काम आते हैं, वही आपको काम आते हैं। और मैंने कई बच्चे देखे जो क्यू कार्ड्स बनाते हैं। क्यू कार्ड्स का मतलब ऐसे छोटे छोटे ना रंग बिरंगे कार्ड्स होते हैं। अब उन कार्ड्स में क्या करते हैं, इन्हीं क्यू कार्ड्स में वो सारे के सारे नोट्स बनाते हैं, उन क्यू कार्ड्स को इकट्ठा करके रखते हैं और फाइनली जाते टाइम उन्हीं क्यू कार्ड्स को पढ़ लेते हैं। बट क्यू कार्ड्स का जो फंडा है ना, बेसिकली उसमें बहुत सारे क्यू कार्ड इकट्ठे हो जाएंगे। बेटर ये कि आप एक कोई कॉपी लगा लो और उसमें अच्छे तरीके से लिखो। सेल्फ स्टडी से अच्छा और खुद के नोट्स बनाने से अच्छा कुछ नहीं है। किसी की फोटोकॉपी करके भी नोट्स ले आओगे ना तो उतना समझ में नहीं आता जितना खुद के हैंडराइटिंग से लिखे हुए नोट्स में आता है, और ये बात आप अच्छे से जानते हो, है ना? क्योंकि आपने भी बोर्ड एग्जाम दिए हैं, नुए नुए तो हो नहीं, दिए हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद क्या करना है? जब आपने रीडिंग कर ली, रीडिंग के बाद आप लोगों ने हाइलाइटर से हाइलाइटेड जो पॉइंट थे उनको लिख लिया अपने कॉपी के अंदर। अब जब लिख लिया तो आपको एक अंदाजा हो गया कि भैया इस चैप्टर के अंदर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब आपको तो सेंस है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे सेंस आया? आपको सेंस इसलिए आया कि आपने सोचा होगा कि इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है या इसमें क्वेश्चन आया होगा। आप उसको चेक करो, जाके एग्जाम्पल सोल्व करो। और मैं आपको एग्जाम्पल सोल्व करने का तरीका बताता हूं, मेरी बात सुनना। आपको इस केस में क्या करना है, मैं कोई बुक ले लेता हूं, जैसे सपोज करो मेरे पास ये बुक है, मैं ये बुक निकाल लेता हूं, ठीक है? तो ये मेरे पास एक बहुत बढ़िया कोचिंग सेंटर के जो नोट्स थे बहुत पहले, तो उनके मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद मैंने क्या किया, एग्जाम्पलर को मैं देखूंगा। मैंने जो जो हाईलाइट किए उन हाईलाइटेड जो लाइंस है उनके ऊपर कोई ना कोई एग्जाम्पल तो होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा। तो आपको इन दैट केस क्या करना है, वो एग्जाम्पल्स अच्छे से देखने हैं, ध्यान से सुनना, उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड करना है, सोल्व नहीं करने, रीड करो। मेरी बात समझो, अगर मैंने ये फॉर्मूला समझ लिया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है,
तो पहले जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, जब उसका फॉर्मूला किसी टीचर से सीख लिया या किसी बुक में मैंने पढ़ लिया तो उसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, मैं पहले निकालूंगा नहीं, पहले मैं वो जो सोल्ड एग्जाम्पल है उनको अच्छे से रीड आउट करूंगा कि कैसे क्या अप्लाई कैसे किया है उसको। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ऐसे अप्लाई करते हैं, ओके दैट्स रियली कूल। तो मैं सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ना मैं देखूंगा अच्छे से, अच्छा अच्छा ऐसे सोल्व किया, ओके ऐसे सोल्व किया। जब ऐसे करते हैं तो दिमाग बढ़ता है कि ओ हो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को या इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे क्वेश्चन में इस्तेमाल करके आंसर निकाला जा सकता है। तो मुझे समझ में आया जब मैंने सारे एग्जाम्पल पढ़े, तो एग्जाम्पल जितने ज्यादा हो सके रीड करो, पहले सोल्व मत करो, रीड करो कि सामने वाला उसे कैसे सोल्व कर रहा है। इसी के लिए कहते हैं कि आपके पास है ना एनसीईआरटी के अलावा एक बुक और होनी चाहिए, और वो पिछले 15 या 20 या 30 साल के पेपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनको ना सारे रीड करो जो सोल्ड एग्जाम्पल है, और इसीलिए कहते हैं कि ऐसी बुक लेके आओ जिसमें सोल्ड एग्जाम्पल आपको ज्यादा मिले। कई बुक्स ऐसी होती हैं ये फॉर्मूला दे दिया चलो क्वेश्चन करते हैं, नहीं वो बुक्स अच्छी नहीं होती। कई बुक्स ऐसी होती है जिसके अंदर फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूले के साथ साथ वो आपको सोल्व करके एग्जांपल देता है कि देखो ये ऐसे ऐसे एग्जांपल होंगे, इस तरह से फॉर्मूले से आप इसके आंसर्स निकाल सकते हो। वो बुक बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि वो आप लोगों को बता रही है कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, जिससे आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, अब आपने सारे एग्जाम्पल देख लिए, इनफैक्ट वो एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं। एक एक एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल को अच्छे से रीड आउट करो, अच्छे से देखो कि एक्चुअल में एग्जाम्पल में सारा काम किया कैसे गया है। कर लिया, सोल्ड एग्जाम्पल को अच्छे से देख लिया, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कहोगे सर सोल्व कैसे करने हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो अच्छे से सारे एग्जाम्पलर देख लो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर देख लो, पिछले 30 साल में अगर कोई क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन दिए हुए वो देख लो। देख लिए, अब क्या करना है आपको, उसके बाद आप देख लिए तो उसके बाद अब आप क्या करो, बुक्स चूज करो। बुक्स चूज करो, ऐसी बुक्स जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास सोल्ड एग्जाम्पल भी हो और अनसोल्ड क्वेश्चन भी हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपने पढ़ा अब आप एक बुक चूज करो आपके पास, इसलिए मैंने कहा था कि एक बुक और होनी चाहिए, और मैंने बुक्स आपको बताई थी कौन कौन सी खरीदनी है, वो बुक्स आप ले लो। तो आपने एनसीईआरटी से सारे एग्जाम्पलर पढ़ लिए, फिर आप एक बुक चूज करो, एमसीक्यूज की कोई भी बुक हो सकती है। टेक्निकल टीम प्लीज मुझे एमसीक्यू की बुक दो ना एक बार। तो जैसे कि ये देखो, मैं आपको समझाता हूं, मैं बुक निकाल लेता हूं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। ये बुक है मेरे पास, जैसे मैंने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद है ना ये बुक निकाल ली मैंने, ये केमिस्ट्री की बुक है, ये केमिस्ट्री की बुक मैंने ले ली। ठीक है, अब इस केमिस्ट्री की बुक में क्या करूंगा, मुझे पता है इस केमिस्ट्री की बुक के अंदर क्या है, एग्जाम्पलर भी है, और इस बुक के अंदर मेरे को अनसोल्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो मैं अब इस बुक से, जो कि रेफरेंस बुक है मेरी, मैं उसको खोलूंगा, उसके एग्जाम्पल चेक करूंगा। देखो ये सारे सोल्ड एग्जाम्पल है, मैं अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ूंगा, कैसे सोल्व होता है वो सारा पढ़ूंगा अच्छे से, क्या किस तरह से उसने सोल्व किया है। फिर जब सारे रीड आउट कर लिए, फिर इसके प्रैक्टिस शीट भी होती है। अब देखो ये प्रैक्टिस शीट है, अब इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए हैं, अब बैठ के आप सोल्व करो। इसलिए कहता हूं कि आपके पास एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स जरूर होनी चाहिए। समझ में आता है? एटलीस्ट हर टॉपिक में आप क्या करो, 10 से 15 एग्जाम्पल देख लो कि उसमें फॉर्मूला कैसे यूज किया गया है, क्या किया गया है, किस तरह से फॉर्मूले को यूटिलाइज कर रहे हैं वो लोग। सारे देखने के बाद अब फिर आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठो। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर तरीका होता है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सिर्फ फॉर्मूला देखने से काम नहीं चलता, फॉर्मूले की एप्लीकेशन तब समझ में आती है जब आप उसके से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, रिवाइज आफ्टर सम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक टॉपर बच्चा करता है। हर एक टॉपर बच्चा क्या करता है, जब उसने एनसीईआरटी से रीड कर लिया, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लिया, खुद के सेल्फ नोट्स बना लिए, और उसके बाद उसने क्या किया, उस पर क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए। जब पूरे दिन में सारी एक्टिविटी हो गई तो सोते टाइम वो अपने सेल्फ नोट दोबारा उठाएगा और उसे रिवाइज करेगा। जब आपने सोल्ड क्वेश्चन आपने सोल्ड क्वेश्चन कर लिए तो अनसोल्ड क्वेश्चन और करो, और फिर रात को सोते टाइम बेसिकली आप क्या करो, सारे के सारे जो क्वेश्चन आप लोगों ने आपने देखे, जो फॉर्मूले आप लोगों ने देखे, वो जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, उसको वापस से रीड आउट करो। समझ में आ रहा है? वापस से रीड करो उन सारे क्वेश्चंस को, रात को सोते टाइम एक बार थोड़ा सा सनसनीखेज नजर डाल लो उसके ऊपर। ओके ओके ये मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, आज ही मैंने किया, वेरी गुड। अब इनमें मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपसे सोल्व नहीं हुआ, तो फिर उसकी प्रैक्टिस एक बार और कर लो। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी पूछोगे कि सेल्फ स्टडी में, अगर आप थोड़ी देर पहले मैंने जो आप लोगों को शेड्यूल दिखाया था वापस दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखोगे तो उसमें रिवीजन के लिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ था। रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों ने पढ़ लिया है बेसिकली उसी को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर एक टॉपर बच्चा रिवीजन जरूर करता है, जितने क्वेश्चन उसने किए, जितनी थ्योरी उसने की, सभी का रिवीजन वो जरूर करता है। इसके बाद इवैल्यूएशन। अब जब आप लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए, सोल्व करे, अब आप देखो कि एक्चुअल में जब आप सारे सोल्व कर रहे थे क्वेश्चन, तो आपने मिस्टेक कहां करी। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने मिस्टेक कहां करी, ठीक है। तो वो सारी मिस्टेक्स को आप इवैल्यूएट करो, खुद से चेक करो कि आपने कहां कहां पे किस किस जगह पे, मतलब पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद भी आप लोगों से क्वेश्चन जो है, कुछ एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए तो कहां सिली मिस्टेक हुई, कहां मिस्टेक किया आपने, वो सारी चीजें चेक करो, उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज इट फाइन? अब जब आप लोगों ने सारी इवैल्यूएशन कर ली कि हाँ मेरी यहां मिस्टेक हुई है, मान लो आप खुद से इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे सपोज, तो आप इस पे अपने टीचर की मदद ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हो। समझ में आ रहा है? मतलब खुद से चेक नहीं कर पा रहे कि इस क्वेश्चन में गलती कहां हुई, तो फिर आप टीचर के पास जाओ या ऐसे किसी दोस्त के पास जाओ जिसको ये टॉपिक पहले से आता हो। वो आपको बताएगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आप कहां गलती कर रहे हो, वो आपको डिटेल एनालिसिस करके बताएगा। इसके लिए आपका एक अच्छा ग्रुप होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे फ्रेंड सर्किल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? उसके बाद जो क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक करी है उसको रीअटेम्प्ट करो सोने से पहले, और फिर जब आपका वापस से संडे आएगा उस दिन बैठ के दोबारा करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी एक्टिविटीज हैं। मतलब जितने क्वेश्चन आपने सोल्व किए, सोल्व करने में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, आपसे सोल्व नहीं हो रहे, तो आपने उसके लिए अपने फ्रेंड या अपने टीचर की मदद ले ली। उसके बाद उसको जब आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो एक बार फिर से रीअटेम्प्ट करो और उसको फिर से सोल्व करो, फिर से सोल्व करो, जिससे आपको क्या होएगा, वो अब क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ये सेल्फ स्टडी के तरीके होते हैं जिसमें आपको पता लगता रहता है कि मैं कहां कहां गलतियां कर रहा हूं और कहां कहां मेरी जो स्टडी है वो बिल्कुल सही जा रही है। जब आप खुद से एनालिसिस करते हो, सेल्फ स्टडी का मतलब ही ये होता है कि आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप क्या कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद खुद को इवैल्यूएट कर रहे हो, जहां गलतियां आई उन मिस्टेक्स को पकड़ रहे हो, फिर उसको क्वेश्चन को री अटेम्प्ट कर रहे हो। बस ये साइकिल ही सेल्फ स्टडी कहलाती है। समझिए सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है। आपने रीड किया, रीड करने के बाद आपने उसके नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आपने उसके क्वेश्चन किए, क्वेश्चन करने के बाद सिली मिस्टेक पकड़ी, सिली मिस्टेक पकड़ने के बाद आपने इवैल्यूएशन किया, फिर से उसको रीअटेम्प्ट किया, खत्म हो गया वो टॉपिक। समझ में आया? जब आप वापस से रीअटेम्प्ट कर लेते हो, इसका मतलब आपका टॉपिक अभी वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान से कर लोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इंप्रूव होंगे आपके आंसर देने की कैपेबिलिटीज। जब आप ये रीअटेम्प्ट करते हो तो आपने जहां मिस्टेक की थी अब वो वापस मिस्टेक नहीं करोगे, इससे आपके आंसर देने की कैपेबिलिटीज इंक्रीज होने लगती हैं धीरे धीरे, और आप करेक्ट आंसर देना शुरू कर देते हो। हर एक चीज का करेक्टली सोचना शुरू कर देते हो कि मैं कहां गलती कर रहा था और अब मुझे वो गलती इस क्वेश्चन में दोबारा नहीं करनी। आ रहा है समझ में? ये तरीका होता है। सो इट्स अ साइकिल ओनली, इट्स अ साइकिल ओनली। अच्छे से रीड करो, हाइलाइटर से हाईलाइट करो, उसके बाद खुद से सेल्फ नोट बनाओ, उसके बाद आप एग्जाम्पलर देखो, एग्जाम्पलर के बाद आप क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद सिली मिस्टेक्स पकड़ो, सिली मिस्टेक को वापस से इवैल्यूएट करो, फिर उस क्वेश्चन को वापस से सोल्व करो। यस, आपका ये साइकिल अब जाके कंप्लीट होगा जब आप एग्जाम्पलर और ज्यादा निकाल लोगे। तो इसी तरह से आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सोल्व करने, अगर आपने अटेम्प्ट कर ली है तो आप एनसीईआरटी निकालो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के केस में सारे एग्जाम्पलर सोल्व कर लो, क्योंकि अब तो आपको क्लैरिटी हो गई कि उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। जब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जैसे मान लो कि सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का फॉर्मूला है, कैसे यूज करना है, यूनिट कैसे लगानी है, सब मालूम पड़ गया, तो अब मैं बिल्कुल क्लियर हूं। अब मैं बैठ के सारे एग्जाम्पलर या सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं एनसीईआरटी के या अदर रेफरेंस बुक्स जो है मेरे पास। तो इट्स अ साइकिल, ये गोल 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 साइकिल की तरह चलता है और आपको एक परफेक्ट परफेक्ट एमसीक्यू कैसे सोल्व करने हैं उसका तरीका बता देता है। तो लास्ट में जाते जाते जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया मुझे पता है कि इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कैसे करने हैं, इनके फॉर्मूले कैसे आप लोगों को अप्लाई करने हैं, तो फिर आप बैठ के एग्जाम्पलर सोल्व करो, दैट्स इट। लेकिन एक और बात जो मैं हर बच्चे को कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को यहां पे एक नई टेक्निक बताऊंगा और आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रेगुलर, लगातार, आप इतने सीरियस मत हो जाना कि आप 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 6-6 घंटे बिना ब्रेक के स्टडी कर रहे हो। बिना ब्रेक के स्टडी लेबोरियस होती है और उससे आपकी वर्क एफिशिएंसी घटती है। मैं आपको बता देता हूं, कई लोग सोचते हैं हाँ मैं बिना ब्रेक के एकदम 7-8 घंटे बैठूंगा,
धीरे धीरे आपकी वर्क एफिशिएंसी घटने लगेगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप 7-8 घंटे नहीं 3-4 घंटे ढंग से पढ़ पाओगे। तो बीच में ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? आपको ऐसे नहीं कि सोच ही बना ली कि ठीक है आपने तो बस पढ़ते जाना है पढ़ते जाना है पढ़ते जाना है, वो ना फिर 1-2 दिन ही रहेगा, फिर तीसरे दिन आप लोग हार मान जाओगे। इसलिए आपको ऐसे नहीं करना, आपको अपने लिए ब्रेक भी देना है। मैं आपको ब्रेक देने का सही तरीका बताता हूं। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। क्या बोलते हैं? इस स्टडी के तरीके को बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है? जो कि डेफिनेटली इसको ये फॉरेन से आई है टेक्निक, वहां के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं वो लोग 25 मिनट स्टडी करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 25 मिनट स्टडी करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 25 मिनट स्टडी करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। अब आप जो पढ़ रहे हो उसमें 25 मिनट ही पढ़ो और 5 मिनट के लिए ब्रेक लो। आप उसके अंदर रसोई में जा सकते हो, जाके खाना खा के मम्मी ने क्या बनाया फटाफट से 2-3 कुछ 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 खा लिया। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद या फिर अपनी मम्मी से बात कर ली, थोड़ा आराम कर लिया, आंखें बंद कर ली, एकदम से गाना सुन लिया। 5, आपको पता है छोटे छोटे जो अच्छे गाने होते हैं वो 4-4 मिनट या 3-3 मिनट के होते हैं, गाने सुन लिए, रिफ्रेशमेंट आ जाती है। और रिफ्रेशमेंट आने के बाद आप एकदम फ्रेश फील करते हो। फ्रेश फील करने के बाद अगले 25 मिनट बहुत अच्छे निकलेंगे। सो इसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, जिसमें 25 मिनट आप पढ़ाई करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर 25 मिनट पढ़ाई करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। और ये करना चाहिए, और ये टॉपर्स बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। ये 25 मिनट फिक्स नहीं है। बाय द वे बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक टॉपर से मैं मिला था, अपने वेदांतु का ही था। तो वो क्या करता था, 50 मिनट पढ़ता था और 10 मिनट का ब्रेक लेता था। वो ऐसे भी करता था। तो आप 25 मिनट और 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, या 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो। पर वो 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक वो ले जो एक्चुअली बहुत डीप स्टडी कर चुका है, जिसको बैठने की लंबी लंबी बैठने की आदत है। समझ में आ गया? जो नुए नुए हैं, जो पहली बार नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उनको 25 और 5 वाला ही टेक्निक अपनाना चाहिए। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि आपको पहला नीट का एग्जाम बिगाड़ना है। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि शुरू के जो 3 महीने हैं उसमें आप खूब ढेर सारी पढ़ाई करो, और 25 और 5 के जो आपका जो साइकिल है उसको कंप्लीट करो अच्छे से। तो इन दैट केस क्या होएगा, आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आप 50 और 10 मिनट का भी कर सकते हो। और 50 और 10 मिनट का तो मैंने देखा है। और साइंस में तो एक्चुअली थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, 25 मिनट में रेयरली कोई चीज खत्म होती है। समझ में आ गया? तो 50 और 10 मिनट का भी आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो। तो 25 पार्ट 5 होता है या फिर 50-10 होता है, जिससे आपका वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। तो ब्रेक इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है? अब फॉर सेल्फ स्टडी हाउ टू मेक परफेक्ट स्केड्यूल। अगर आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए परफेक्ट स्केड्यूल बनाना है, तो उसके लिए मैंने 3 दिन पहले ही एक परफेक्ट स्केड्यूल फॉर 2021, जिसको 70,000 बच्चों ने देख लिया है, ये मैंने एक वीडियो सेशन लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को 2021 के हिसाब से परफेक्ट स्केड्यूल कैसे बनाना है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप देख लेना। इसमें मैंने इस तरह से पूरा चार्ट बनवाया था कि आपका स्लीप टाइम कितना होना चाहिए डेली, जो आपके कोर्सेज हैं, फूड बाथ टॉयलेट, ये सब कितना होना चाहिए, सेल्फ स्टडी कितनी होनी चाहिए, अदर एक्टिविटीज और बफर आवर कितने बचेंगे। तो ये पूरा प्लान करके मैंने दिया था, वो सेशन जरूर देख लेना। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, 3D यू शुड हैव एज अ स्टूडेंट। अगर आपको वाकई में नीट में सिलेक्शन करवाना है तो ये 3D आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना आप नीट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब वो 3D क्या है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा इसको क्यों बताना चाह रहा हूं, रीजन समझो। पूरे इंडिया में 16 से 17 लाख बच्चे, 17 लाख हम मान के चलो, क्योंकि 16 लाख 16.5 लाख फॉर्म तो ऑलमोस्ट इसी साल भर दिए थे लोगों ने 2020 के केस में। 17 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे पूरे इंडिया में, और उनमें से सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 70-80 हजार बच्चों को ही एमबीबीएस की सीट मिलती है। इसलिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है, और उसमें वही सरवाइव कर पाएगा जो वाकई में क्या होगा, जिसके इरादे बुलंद होंगे। और उसके लिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपके पास ये 3D जरूर होने चाहिए अगर आपको वाकई में ऑल इंडिया रैंक बनानी है तो। उसमें डी में पहला डी क्या होता है? डिजायर, ये सोच कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेरे लिए डॉक्टर बनना है, मेरे माँ बाप के सपनों के लिए डॉक्टर बनना है, सोसाइटी के लिए डॉक्टर बनना है, देश की सेवा के लिए डॉक्टर बनना है, उस हर मरीज के लिए डॉक्टर बनना है जिसे बीमार होने पर डॉक्टर नसीब नहीं होता।
हमें डॉक्टर्स की जरूरत है। एक डिजायर, एक आग मन में, सेवा करने की आग, अगर ये होगी तो आप डॉक्टर बन जाओगे, इसमें कोई दुरा नहीं है। वो डिजायर, डी में सबसे पहला होता है डिजायर। यू हैव टू बी लाइक, यस आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, उस हर एक बंदे के लिए जो अगर बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर की कमी ना आए, उसे डॉक्टर नसीब हो जाए। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। और मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं कि ये डिजायर किस किस में है। अभी चैट में लिखो कि ये डिजायर किस किस में है। राइट डाउन, राइट डाउन। इसीलिए कहता हूं अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो। व्हाट डू यू वांट? डॉक्टर भी डी से शुरू होता है, उन 3 डी। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू हैव 3 डीज, जिसमें पहला डी है डिजायर। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, for me, for myself, for my parents, for my society, for my nation, for all, for everybody जिसे प्रॉब्लम आती है, उसे डॉक्टर की जरूरत होती है, तो उसके पास वो डॉक्टर होना चाहिए। ऐसी डिजायर कितने बच्चों की है? अमेजिंग यार, अमेजिंग। बच्चों, जिसने लिखा मी, यस ये डिजायर मुझ में है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं या चाहती हूं, अपने लिए एक बार लाइक जरूर करो। डू लाइक फॉर योर सेल्फ, ताकि आपके ये जो आप लिख रहे हो, जो आप इसको लाइक करोगे सेशन को, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा और आपके लाइक वीडियोस में रहेगा और आपको एहसास करवाता रहेगा कि आपने एक वीडियो को लाइक किया था जिसमें आपने कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। डिजायर, समझ में आया? नंबर 2, डिसिप्लिन। डिजायर के बाद एक चीज आती है जिसको डिसिप्लिन कहते हैं। अगर मैंने स्केड्यूल बना लिया तो मैं एनी हाउ उसे फॉलो करूंगा, फिर धरती चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं उसे फॉलो करूंगा, मैं उसे फॉलो करूंगी। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनुशासन। कई लोग अपने ही स्केड्यूल को तोड़ देते हैं, अपने ही बनाए टाइम टेबल को तोड़ देते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में सोए रहते हैं। ओ कोई बात नहीं यार, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, कोई बात नहीं, दिन बहुत है, आज करे सो। कई लोगों की टेंडेंसी यही होती है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, बहुरी पड़ी है जिंदगी, काहे है तू तरसो। पता नहीं क्या था, ऐसे ही था ना कुछ। तो बेसिकली क्या है, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं होता। वो स्केड्यूल जरूर बना लेंगे, इधर से कॉपी कर लेंगे, उधर से कॉपी कर लेंगे, लेकिन उनको फॉलो करने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर दिक्कत होती है तो बेटा काम नहीं चलेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अनुशासित नहीं हो, तो काम नहीं चलेगा। 3D में इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, डी माने डॉक्टर, यू हैव टू बी, यू हैव दीज 3D। फर्स्ट डिजायर एंड सेकंड डिसिप्लिन। अनुशासन, बिना उसके काम नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ऐसा बोलना पड़ेगा खुद को, एक बार जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दी कि मैं ये स्केड्यूल फॉलो करूंगा या करूंगी, तो उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये डिजायर, ये डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज तो काम नहीं बनेगा। फाइनली, अनुशासन के बाद, और आप कोई भी पकड़ लो, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी या कोई भी, अगर इफ दे आर सक्सेसफुल, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, सेलिब्रिटी में मैं उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा हूं। सेलिब्रिटीज में मैं आपको बात करता हूं ऐसे लोग जो साइंटिस्ट हैं, ऐसे लोग जो टेक्निकली साउंडेड हैं, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है अपने देश को, जो डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस में आज एम्स में पढ़ रहे हैं, नीट में पढ़ रहे हैं। मैं सेलिब्रिटीज में आजकल मैंने बॉलीवुड को काउंट करना बंद कर दिया है, मेरे लिए वो सेलिब्रिटीज नहीं है। सेलिब्रिटीज का मतलब क्या होता है? सेलिब्रिटीज का मतलब होता है जिसको वाकई में आप सेलिब्रेट करते हो, उसकी सक्सेस को, उसको हीरो मानते हो। समझ में आ गया? वो आपके लिए सेलिब्रिटी है। और आज के बाद से हमारे लिए सेलिब्रिटीज वो बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे लिए सेलिब्रिटीज है जिन्होंने 2019 में, 18 में और पिछले जब से नीट का एग्जाम या एमबीबीएस का एग्जाम शुरू हुआ, उन्होंने रैंक बनाया पढ़ के, उन्होंने पढ़ाई की, रैंक बनाया, अपने आप को प्रूव करके दिखाया। वो हमारे लिए सेलिब्रिटीज हैं। ठीक है, और हमारे लिए वही सेलिब्रिटीज होने चाहिए। हमारे सीनियर्स जिन्होंने एम्स में रैंक बनाई, जिन्होंने नीट के एग्जाम में या एआईपीएमटी एग्जाम में रैंक बनाई, आज से वो हमारे सेलिब्रिटीज हैं। और वो सेलिब्रिटीज इस डिसिप्लिन को फॉलो जरूर करते होंगे। अनुशासन के बिना काम नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अपनी सेलिब्रिटी की भाषा को थोड़ा चेंज कर लो। इसके बाद डेडिकेशन। डिसिप्लिन के बाद डेडिकेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी डी है, डी नंबर 3।
बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी काम को अगर मुझे करना है तो मैं इतनी शिद्दत के साथ करूं, डेडिकेशन का मतलब शिद्दत के साथ करूं कि मैं तब नहीं रुकूंगा जब मैं थक जाऊंगा, मैं तब रुकूंगा जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, उससे पहले नहीं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, लाइट चली गई, जाएंगे नहीं चेयर से खड़े होके, मोबाइल की टॉर्च जलाएंगे, एक सवाल फंसा हुआ है कैसे छोड़ के चला जाऊं, मेरा एक टॉपिक फंसा हुआ है कैसे छोड़ के चला जाऊं, मोबाइल की लाइट जलाएंगे, फ्लैश लाइट में पढ़ाई करते हैं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, उसको बोलते हैं डेडिकेशन। उठ के नहीं जाऊंगा। कई लोगों को बड़ा सुकून आता है, अच्छा पढ़ रहे थे, अरे बोरिंग पढ़ाई, कब तक मैं पढ़ता रहूंगा, ऐसे करके मम्मी इधर पापा इधर, क्या करूं मैं क्या करूं। इतने में लाइट चली जाती है, खुशी होते हैं, हा हा हा, लाइट चली गई, मजा आ गया। समझ रहे हो, डेडिकेशन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। और इसके विपरीत एक दूसरा बच्चा होता है, वो क्या करता है, पढ़ रहा है और उसने पढ़ते पढ़ते वो आधे पेज तक पहुंचा, उसे पता है कि मेरे को आज फिनिश करना है, नहीं तो ये काम मुझे कल करना पड़ेगा, और वो जानता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, तो वो क्या करेगा, अगर लाइट चली जाए तो वो अपनी फ्लैश लाइट से भी पढ़ता है बैठ के, मैं इसे कंप्लीट करके ही खड़ा होऊंगा, उससे पहले खड़ा नहीं होऊंगा, मैं उससे पहले यहां से हिलूंगा तक नहीं। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। समझ में आता है। पता है इतनी शिद्दत अगर किसी के अंदर होता है और उसे डॉक्टर बनने से कौन रोक सकता है। आपको मैं बताऊं, सिलेक्शन कोई टीचर नहीं करवाता, मैं आपको कह देता हूं, बहुत चाहे कोई कोचिंग सेंटर दावे करता हूं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर दावे करते हैं हमने करवा दिया सिलेक्शन, हमने करा दिया। उन कोचिंग सेंटर को ये पूछो कि तुमने साल भर में बच्चे कितने पढ़ाए थे। अगर तुम 10,000 बच्चों का एडमिशन ले रहे हो, उसमें से मुश्किल से कोई 200 बच्चे एडमिट हुए हैं या उनका सिलेक्शन हुआ है। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, आई एम बैक। क्या मैं वापस आ गया हूं? क्या मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? प्लीज आप मुझे एक बार बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? टेक्निकल टीम, आई एम सो सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें जो हैं वो होती रहती हैं, आपको पता ही है, सेनोरिटा। सो फाइनली मैं आपको लास्ट जो डी था वो ये था कि डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्टडीज़ में। अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है तो डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाओगे। ठीक है, सो ये सारे चीज़ें मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि एक्चुअली आपको सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। और आप याद रखिएगा ये 3 डी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए: डिज़ायर टू बी अ डॉक्टर, डिसिप्लिन टू फॉलो योर स्केड्यूल, एंड डेडिकेशन टू कंप्लीट योर स्टडी। अपने अंदर ऐसा मलाल नहीं होना चाहिए कि आज मेरा ये चैप्टर रह गया। रात में अगर मैंने सोचा है कि सुबह मैं ये काम करके जाऊंगा तो वो काम मुझे करके जाना है एनी हाउ। वो डेडिकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। और आप किसी भी टॉपर को पूछ लो, वो आपको कहेगा कि प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक, इज एवरीथिंग फाइन, इज एवरीथिंग फाइन, ओके। आई एम सो सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर से अटक गया था। आई थिंक अब तो चल रहा होगा। सो फाइनली बस मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग याद रखिए कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों को ये 3D को फॉलो करना है और ये सारी चीज़ें आपको इवेल्युएट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कर भला तो हो भला। आप लोग याद रखिए, आप इस वीडियो को बाकी बच्चों के साथ शेयर करिए। सिंपल तरीका है, अगर आप वाकई में अपने फ्यूचर को अगर आप अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फ्यूचर को क्रिएट करिए बैठ के। और उसके लिए सिंपल तरीका है डिजायर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, है ना। फाइनली गाइस, जाते जाते मैं आप लोगों को एक बार फिर से वेदांतु के ये जो बैचेस हैं उसके बारे में, 2020 और 21 के बैचेस में अगर आपको लगता है कि डिजायर, डिसिप्लिन और डेडिकेशन यूट्यूब से नहीं आ सकता, डिस्ट्रैक्शन होती है क्योंकि हर बच्चा यूट्यूब पे नहीं पढ़ सकता, तो इन दैट केस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया है जिसको क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो और अपनी डिजायर को कंप्लीट कर सकते हो। ए प्रो ये कूपन कोड है जिसके थ्रू आपको मैसिव 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आप यहाँ पर ये 20% डिस्काउंट लेके आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। मंथली फीस बहुत कम है, 20% का डिस्काउंट भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये कूपन कोड है जो आपको यूज करना है, ए प्रो, तो आप यूज करिए। हमारी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलेगा, 2019 में उसे व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला है। और फाइनली टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है वेदांतु नीट ऑफिशियल, अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप जरूर करिए उसको। 48,000 बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप नहीं किया तो जरूर 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 करिएगा, है ना। एंड फाइनली सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अगर आपको एक भी बात पसंद आई है तो उसे शेयर जरूर करिएगा। डू लाइक द सेशन एंड शेयर इट। अगर दिल बड़ा है
तो जरूर करके जाइएगा। गुड नाइट गाइज, आराम से अब सो जाओ, कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।